डन। अच्छा चलो नेक्स्ट सेट ऑफ प्रॉब्लम्स करते हैं। इसका टाइम पीरियड क्या होगा? ये ऑलरेडी ध्यान से देखो, ये ऑलरेडी इक्विलिब्रियम में होगा। लेट्स से दिस इज इक्विलिब्रियम। क्या तुमको लगता है इक्विलिब्रियम में ये स्प्रिंग स्ट्रेच्ड नहीं है क्या? स्प्रिंग ऑलरेडी स्ट्रेच्ड है ना। kx नॉट मैं बना नहीं रहा, इतना तो हो जाना चाहिए। मैच्योरिटी इज इक्वल टू व्हाट mg sin थीटा ऑलरेडी है ही। उसके बाद मैंने और स्ट्रेच किया तो एक्स्ट्रा और फोर्स कितना जनरेट हुआ होगा? चलो नया डायग्राम बनाते हैं। अगर और थोड़ा स्ट्रेच कर दिया तो स्प्रिंग यहाँ पर कितना लगा रहा होगा? kx प्लस एक्स नॉट, और इस तरफ क्या लग रहा होगा? mg sin थीटा। उसके जैसा ही केस बन रहा है। और kx नॉट जो है वो पहले से ही किसको बैलेंस कर रहा है? mg sin थीटा को। तो मीन पोजीशन से डिस्प्लेस कराने के बाद एक्स्ट्रा कितना फोर्स जनरेट हुआ है? kx। तो नेक्स्ट टाइम से जैसे कि मैंने कहा था रेस्टोरिंग फोर्स अगर लिखूंगा मैं डायरेक्ट क्या लिखूंगा? माइनस kx। तुमको मन करे तो लिख सकते हो, फाइनली सब कट जाएगा। kx नॉट और mg sin थीटा क्या हो जाएगा? कट जाएगा। टाइम पास करके तो फायदा नहीं है। ऐसे एक्सप्रेशन है तो टाइम पीरियड क्या आ जाएगा? इसमें वो फिर से कर नहीं रहा, डायरेक्टली लिख रहा हूँ m/k। अरे बोलो ना, समझ में आ गया? नेक्स्ट इस केस को देखते हैं। क्या ये ब्लॉक इक्विलिब्रियम में है? यस, दिस ब्लॉक इज इन इक्विलिब्रियम। कब होगा? जब ये ब्लॉक इक्विलिब्रियम में है डेफिनेटली ये स्प्रिंग जो है ऑलरेडी स्ट्रेच हो चुका हो। तो इक्विलिब्रियम में कैसे आएगा? ब्लॉक के वेट को mg को, रोशनी mg को बैलेंस कौन करता है? kx ना। इज दैट क्लियर? तो ये लिखने की जरूरत नहीं है। तुम यहाँ से ब्लॉक और फर्दर कितना डिस्टेंस तुमने नीचे उतारा? x डिस्टेंस। अभी सोचो कि अगर मैं x डिस्टेंस नीचे उतारता हूँ तो एक्स्ट्रा और फोर्स कितना क्रिएट होगा? पहले से kx नॉट था और kx क्रिएट हो गया। तो नेक्स्ट टाइम रेस्टोरिंग फोर्स की जगह हम क्या लिख देंगे? माइनस kx। यही एक्सप्रेशन आया, माइनस xy को लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाएंगे और डायरेक्टली टाइम पीरियड का मतलब कितना आएगा? 2 पाई रूट ओवर व्हाट? m/k। समझ में आया? ओके चलो पॉज। ओके, ये अभी कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग्स पढ़ा है ना? कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग्स याद है? हाँ, तो अगर इसका टाइम पीरियड पूछूं दैट इज 2 पाई रूट ओवर ऑफ m/k तो लिखते हैं, बट इन दिस केस हम क्या लिखेंगे? बढ़िया। तो इन दिस केस की इक्विवेलेंट का वैल्यू कितना होगा? याद है ना? कैसे याद रखते हो? ब्लॉक को इधर डिस्प्लेस करो, पहला वाला भी k1x प्लस k2x, तो k1 प्लस k2 है। यहाँ पर क्या होगा? हाँ, k1 इंटू k2 डिवाइडेड बाई k1 प्लस k2। ये गलत है, इसलिए मैं बोलता हूँ पागलों जैसा रटो मत। मैंने क्या बोला, क्या टेक्निक सिखाया था? मैंने बोला था एक बार इसको राइट की तरफ थोड़ा सा डिस्प्लेस करके देखो। अगर थोड़ा राइट की तरफ, ये तो दिमाग में कर ही सकते हो ना, लिखने की तो ज़रूरत ही नहीं है। राइट की तरफ अगर थोड़ा सा डिस्प्लेस करूँगा, ये स्प्रिंग इसको पुल कर रहा होगा। कितने से पुल कर रहा होगा? k2x। और ये स्प्रिंग कंप्रेस हो चुका है तो धक्का दे रहा होगा, वो भी इसी तरफ होगा। वो क्या होगा? k1x। नेट फोर्स में k1 प्लस k2 आया नहीं यार? हाँ, नेट फोर्स k1x प्लस, इतना कॉन्फिडेंटली नहीं बोलती है तू। नेट फोर्स आया नहीं आया? अभी भी डाउट है क्या? ये स्प्रिंग एक्सटेंड होगा, ब्लॉक को खींचेगा, ये स्प्रिंग क्या करेगा? पुश करेगा, एंड बोथ द फोर्सेस आर एग्जैक्टली अलोंग द सेम डायरेक्शन। इतना दिमाग में चलाना पड़ेगा भाई तुमको, अंधों जैसा फॉर्मूला यूज करने से नहीं होगा। सीख लिया बस, धराधर लगाते रहो। वो 8-9 समझ के रखा है क्या? एग्जाम में कभी भी सीधा क्वेश्चन नहीं आएगा। तुमको बेसिक कंसेप्ट जो है कहाँ से आया है वो हमेशा अपने दिमाग में रखना है। भाई मैं जैसा सोचता हूँ ना वही सिखाना चाहता हूँ तुम लोगों को। इज दैट क्लियर? दोनों ऐड हो जा रहा है ना। नेट फोर्स में क्या आ जाए? k1 प्लस k2 आ रहा ही नहीं आ रहा, तो k इक्विवेलेंट क्या होगा? k1 प्लस k2। ये पहले मैंने चीज़ पहले भी बताया था। अभी यहाँ पर देख लो, अभी अगर तुम ब्लॉक को एक्सटेंड करोगे x डिस्टेंस से, ऑब्वियसली दोनों स्प्रिंग में एक्सटेंशन से ही नहीं आएगा, तो k1 प्लस k2 नहीं आएगा, इतना तो पता ही है ना। तो दूसरा क्या आ सकता है? k1 इंटू k2 डिवाइडेड बाई k1 प्लस k2। दिस इज हाउ यू रिमेंबर। ये पिक्चर देख के फॉर्मूला अप्लाई नहीं करते कि ये सीरीज में दिख रहा है तो सीरीज वाला फॉर्मूला यूज कर दूंगा। तुमको समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? थोड़ा सा दिमाग में वर्कआउट करना। तो यहाँ पर टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होगा? 2 पाई रूट ओवर ऑफ m k1 इंटू k2 डिवाइडेड बाई व्हाट? k1 प्लस k2। बस छोटी छोटी चीज़ें बता के रखो, ठीक? आइए समझ में? पॉज। इस केस का टाइम पीरियड निकालना है। दिख रहा है 3 स्प्रिंग्स अटैच्ड है। मैंने पहले भी कहा था कि SHM इज ओनली वैलिड फॉर वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। एक्स का वैल्यू बहुत ही छोटा होगा, बड़ा होने से क्या होगा? हुक्स लॉ वैलिड नहीं होगा, राइट? स्ट्रेस विल नॉट बी प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, फोर्स विल बी नॉट बी प्रोपोर्शनल टू चेंज इन लेंथ।
बिकॉज हम तो यहाँ पर यही यूज़ कर रहे हैं ना, F प्रोपोर्शनल टू X, और इस X इज चेंज इन लेंथ ऑफ द स्प्रिंग, राइट। तो अगर ये प्रोपोर्शनलिटी मेंटेन रहना है, इसके लिए X का वैल्यू बहुत छोटा होना पड़ेगा। तो देखो, अगर तुमको इसको ऑसिलेट कराना है तो सबसे पहले हम ये मानेंगे ये ऑलरेडी इक्विलिब्रियम में है, जो सिखाया था, है ना। कुछ फोर्सेस लग रहे होंगे, एक दूसरे को बैलेंस कर रहे होंगे। हम क्या करेंगे, हम इसको इस जगह से थोड़ा सा नीचे पुश करेंगे बाई वेरी स्मॉल डिस्टेंस X। ये X जो है वो वेरी वेरी स्मॉल है। बात समझ आया मैंने क्या कहा? वो जो मैंने डिस्प्लेस किया इसको, उसको डिस्प्लेस करने के कारण जो एक्स्ट्रा फोर्सेस जनरेट हुआ हो उसको दिखाना पड़ेगा, एफबीडी बना, बिकॉज तीन है, तीन फोर्सेस आएगा, उसका एफबीडी बनाना पड़ेगा, रिजॉल्व करना पड़ेगा, एंड फाइनली रिजल्टेंट रेस्टोरिंग फोर्स लिखना पड़ेगा। ठीक है। तो सबसे पहला डाउट जो स्टूडेंट्स के दिमाग में आता है वही आता है कि सर अभी तो आपने 45 डिग्री दे के रखा है, अगर मैं इसको थोड़ा नीचे खींचूंगा तो ये दो एंगल तो बदल जाएगा, राइट। और फिर हम क्या कहेंगे, देखो ये एक्स जो है इतना छोटा है कि 45 ही रहे, तो हम 45 डिग्री लेके ही प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। आगे का जो वो प्योर मैकेनिक्स है, क्योंकि अगर मैं इसको नीचे खींचता हूँ ये स्प्रिंग दबेगा, एग्री, कितने से दबेगा, एक्स से दबेगा, इज दैट क्लियर। और ये दोनों स्प्रिंग्स एक्सटेंड हो, कितने से एक्सटेंड होगा, डायरेक्ट नहीं, पागल हो क्या भाई, एक्स ऐसा है, निकालना पड़ेगा, वी नीड टू फाइंड दैट आउट, इज दैट क्लियर। तो ध्यान से देखना, यहाँ पर था, यहाँ पर आ गया, इज दैट क्लियर। तो ध्यान देना, अगर मैं इस स्प्रिंग को देखता हूँ, इफ दिस इज द स्प्रिंग का ये एंड हैज गॉन डाउन बाय एक्स डिस्टेंस, फील आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ। मैंने एक स्प्रिंग बनाया और ये जो एंड पॉइंट है ये कितना डिस्टेंस से, एक्स डिस्टेंस से नीचे चला गया, तो स्प्रिंग के लेंथ के अलॉन्ग कितना चेंज आया हो, एक्स का ये वाला कंपोनेंट, कम ऑन, ये स्प्रिंग है और स्प्रिंग का जो ये एंड है ये तुम्हारे इस पर्टिकुलर पार्टिकल के साथ कनेक्टेड था, ये पार्टिकल एक्स डिस्टेंस नीचे जाना मतलब स्प्रिंग का ये एंड पॉइंट भी कितना नीचे गया, एक्स डिस्टेंस ही नीचे गया। डू यू एग्री विद दिस? ओके, सो इन दिस केस अगर ये 45 है तो ये भी 45 हो, अगर ये x है तो x का कितना पोर्शन इस तरफ आ रहा है, x cos 45, तो कितना आएगा, x by root 2। तो कुछ फील आया कि स्प्रिंग के लेंथ के अलॉन्ग, क्या बोला मैंने, स्प्रिंग के लेंथ के अलॉन्ग इस तरफ कितना एक्सटेंशन आएगा, x by root 2 का एक्सटेंशन आएगा। मतलब ये पॉइंट अगर x डिस्टेंस नीचे जाता है तो अलॉन्ग द लेंथ ऑफ द स्प्रिंग कितना एक्सटेंशन आएगा, x by root 2, राइट, टू अंडरस्टैंड? ओके फाइन। अभी नया डायग्राम चलो, ये हो गया हमारा पार्टिकल इन द न्यू पोजीशन, ये नीचे वाला स्प्रिंग x डिस्टेंस से दब गया तो फोर्स लगाएगा एकदम वर्टिकली अपवर्ड्स, लगाएगा ना, कितना लगाएगा, बोलो रे, ठीक है। व्हाट अबाउट दिस स्प्रिंग, ये एक्सटेंड हो गया, ये खींच गया तो ये पार्टिकल को भी खींचेगा अपने तरफ, फील करो ना, ये स्प्रिंग अगर खींच गया तो पार्टिकल पे इस तरफ फोर्स लगा रहा होगा, तो एक तो इधर आएगा फोर्स, एक तो इधर आएगा फोर्स। डू यू एग्री विद दिस? कम ऑन, फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, वर्टिकल के साथ कितना एंगल बनाएगा, 45, तो ये एंगल कितना होगा, 45, ये एंगल कितना होगा, 45। बोलो यहाँ तक समझ में आया नहीं? यहाँ तक समझ में आ गया तो प्रॉब्लम सॉर्टेड। कितना फोर्स लग रहा होगा, k इंटू चेंज इन लेंथ x बाई रूट 2, यहाँ पर कितना लग रहा होगा, kx बाई रूट 2। इसके बाद तो कर ही पाओगे, देख के समझ में आ रहा है कि सारे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स विल कैंसिल आउट, सिर्फ वर्टिकल कंपोनेंट बचेगा ऊपर की तरफ, और जो मैंने टेक्निक सिखाया था वही टेक्निक फिर से यूज करना पड़ेगा। इज दैट क्लियर? पार्टिकल यहाँ पर था, तुमने उसको एक्स डिस्टेंस नीचे लिखाई, दिस इज द न्यू पोजीशन। कम ऑन, तो अभी इस पार्टिकल पे अगर मैं नेट फोर्स देखो तो यहाँ से kx पहले से ही था, kx बाई रूट 2 का cos 45 कंपोनेंट कितना आएगा, इस तरफ एक kx बाई 2, यहाँ पर kx बाई रूट 2 का cos 45 कंपोनेंट kx बाई 2, और जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएगा, इसका एक हॉरिजॉन्टल आएगा, इसका एक हॉरिजॉन्टल आएगा, दे विल कैंसिल आउट, बोलो ना। तो रेस्टोरिंग, ये फाइनली कितना हो जाएगा, तो रेस्टोरिंग फोर्स हम क्या लिख सकते हैं, -2kx। देखो यहाँ पर mg का लोचा लाया ही नहीं मैंने, mg लाया क्या, तुम लोग ये सोचो mg तो लग रहा होगा, वो पहले इक्विलिब्रियम में ऑलरेडी हो चुका है, पहले स्प्रिंग थोड़ा बहुत तो खिंचा हुआ होगा, वो किसको बैलेंस कर रहा होगा, mg को बैलेंस कर रहा होगा। इसीलिए मैंने तुमको ये सिखाया कि आगे से जब हम प्रॉब्लम करेंगे तो मेन पोजीशन से डिस्प्लेस करने के बाद जो एक्स्ट्रा फोर्स आएगा उसी से ही डील करेंगे। इक्विलिब्रियम में क्या फोर्सेस है वो ऐसे भी कैंसिल आउट हो जाएगा जब हम इक्वेशंस लिखेंगे।
बात समझ में आया? तो इसको कॉम्प्लिकेट नहीं करके सीधा ऐसे लिख सकते हैं। टेक्निक क्या सिखाया था? एफ आर को क्या लिखेंगे हम? एम ए माइनस 2kx। फिर क्या सिखाया था? लेफ्ट हैंड साइड में माइनस एक्स बाई ए को आइसोलेट करो और यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं? m/2k, और जो भी निकलता है उसको रूट ओवर के अंदर डाल दो, 2 रूट ओवर ऑफ m/2। बस डन। सही था ही नहीं था क्वेश्चन? इज दैट क्लियर? नेक्स्ट सिस्टम को एनालाइज करेंगे। जिनटी इस तरफ दिख रहा है एक स्प्रिंग और एक रोप है, इसको हम कंपोजिट सिस्टम बोलते हैं। कंपोजिट क्यों? बिकॉज स्प्रिंग और रस्सी का कॉम्बिनेशन है। सेकेंडली तुमको ये समझना है, ये जो रस्सी है वो रिजिड है, रस्सी का लेंथ कभी भी चेंज नहीं हो सकता। तो एक ब्लॉक दिख रहा है, ब्लॉक को मैंने पकड़ा था, वो ऑलरेडी इक्विलिब्रियम में है। स्प्रिंग पहले से ही कुछ ना कुछ स्ट्रेस तो होगा ही, मैं उसके बारे में बात नहीं कर रहा क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं है। अभी अगर मैं इसको मीन पोजीशन से, ब्लॉक को मीन पोजीशन से एक्स डिस्टेंस डिस्प्लेस करा के छोड़ देता हूँ, रिलीज कर देता हूँ, फिर से इसका टाइम पीरियड पूछा गया है। क्या पूछा गया है? टाइम पीरियड। इज दैट क्लियर? स्टेप 1 क्या है? इस ब्लॉक पे फोर्स कितना लग रहा है वो बताओ पहले, राइट? दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैच ऑफ दिस प्रॉब्लम। ध्यान देना कि इस ब्लॉक को खींच के अगर मैं यहाँ लेके आ जाऊँ, ध्यान देना m, ये तो मीन पोजीशन है, ऑलरेडी स्प्रिंग कुछ ना कुछ एक्सटेंडेड होगा। मीन पोजीशन से तुमने कितना डिस्टेंस नीचे मूव कराया? x। mg भी लिखने की जरूरत नहीं, बिकॉज mg हैज बीन टेकन केयर ऑफ इनिशियली बाय द इनिशियल एक्सटेंशन ऑफ द स्प्रिंग। सिर्फ एक्स्ट्रा फोर्स लिखेंगे। तो इसको नीचे खींचने के बाद इसमें एक्स्ट्रा फोर्स कितना आता है वो बता। व्हाट इज द एक्स्ट्रा फोर्स व्हिच इज क्रिएटेड? इसमें तुमको फ्यूचर इमेजिन करना है। क्या इमेजिन करना है? फ्यूचर। बात को समझो, ब्लॉक अगर एक्स डिस्टेंस नीचे जाएगा तो पुली भी एक्स डिस्टेंस ही नीचे जाएगा, बिकॉज पुली एंड ब्लॉक के बाद डायरेक्ट एक रोप का कनेक्शन है, राइट? एंड टू एंड कनेक्शन है। ब्लॉक जितना डिस्टेंस नीचे जाएगा पुली भी, क्या टेंशन हो रहा है क्या इसमें? ओके, ध्यान देना, मैंने बोला फ्यूचर इमेजिन करो। क्या बोला मैंने? फ्यूचर। तो ये जो पुली है, लेट अस से फ्यूचर में कहाँ पहुँच जाएगा? यहाँ पहुँच जाएगा पुली। डू यू एग्री विद दिस? पक्का? ओके, सो कैन आई से दैट द पुली हैज गॉन डाउन बाय डिस्टेंस ऑफ x? इज दैट क्लियर? अभी ध्यान से देखना, पुली अगर x डिस्टेंस नीचे आ जाता है तो ये जो स्प्रिंग एंड रस्सी का कॉम्बिनेशन है, इसके लेंथ में कितना चेंज आया होगा? यस, इस तरफ लेंथ x इंक्रीज हो गया, इस तरफ भी लेंथ x इंक्रीज हो गया। मतलब ये जो कंपोजिट सिस्टम है, ये जो कंपोजिट सिस्टम है, किसका सिस्टम? स्प्रिंग प्लस रोप। इसमें टोटल चेंज कितना आ गया? 2x का लेंथ चेंज आया। क्या चेंज आया? 2x लेंथ। मतलब ये जो तुमको गोल से अरेंजमेंट दिख रहा है, ये 2x से लंबा हो चुका है। इधर x का इंक्रीमेंट आया, इधर x का इंक्रीमेंट आया, तो पूरा इस सिस्टम में कितना इंक्रीमेंट आया? 2x का। इज दैट क्लियर? पक्का? तो ये बताओ स्प्रिंग कितना एक्सटेंड होगा? अगर सिस्टम में 2x का इंक्रीमेंट आया है तो उसमें स्प्रिंग का एक्सटेंशन कितना होगा? 2x। ऐसा क्यों? एग्जैक्टली, इसने जो कहा एग्जैक्टली वही कहना है तुमको कि सर देखो, पूरे कंपोजिट सिस्टम में स्प्रिंग अलॉन्ग विद रस्सी में टोटल कितना है? 2x का है। अभी ये जो इंक्रीमेंट आया है, इन दोनों ने मिलकर प्रोवाइड किया होगा, बट इन दोनों में से एक जो है, जो कि रस्सी है, वो तो एक रिजिड सिस्टम, उसका लेंथ कभी भी चेंज नहीं हो सकता। तो ये जो 2x का इंक्रीमेंट आया होगा, किस लिए आया होगा? स्प्रिंग 2x लंबा होगा, वो एक्स्ट्रा इंक्रीमेंट दिया होगा। बात को समझो। तो इससे क्या हो गया? स्प्रिंग का जो चेंज इन लेंथ है वो कितना होगा? 2x। कहानी यहाँ खत्म नहीं है, इसके आगे भी कहानी है। बोलो यहाँ तक समझ में आई नहीं आया? सबसे पहले हमने फ्यूचर देखा कि भाई कहाँ जाता है, ये कहीं जाता तो कितना लेंथ का चेंज आता, इधर x इधर x, 2x का चेंज। फिर हमने बोला ओके ये रस्सी तो ये लेंथ चेंज नहीं दे रहा होगा, इंक्रीमेंट किसका हुआ होगा? स्प्रिंग का। तो 2x का इंक्रीमेंट आ गया। इज दैट क्लियर? अभी मेरा पॉइंट था ब्लॉक में कितना फोर्स लग रहा है, दैट इज इंपॉर्टेंट। और हम किसको लेके कहानी बता रहे हैं? पुली को लेके, स्प्रिंग को लेके। इज दैट क्लियर? वो बात को समझो, इसी पुली के साथ तो तुम्हारा ब्लॉक अटैच्ड है।
पुली के यहाँ पर जितना टेंशन लग रहा होगा ब्लॉक पे भी उतना ही टेंशन लग रहा होगा। भाई भाई एक्शन रिएक्शन पेयर, पुली ब्लॉक को खींच रहा होगा रस्सी से, ब्लॉक भी पुली को नीचे खींच रहा होगा रस्सी से। नमन प्यार मोहब्बत बाद में यार, क्या समझा रहा तू, क्या देख रहा है दोनों मिलकर कॉपी में? तो फालतू बात मत कर, इतना मतलब खुश होकर तुझे फिजिक्स करते हुए मैंने कभी नहीं देखा। इधर 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 देखो, फिर से मैंने क्या कहा, टॉकिंग अबाउट एक्शन रिएक्शन पेयर, इज दैट क्लियर? इतना पता है एक्शन रिएक्शन है, इसने इसको खींचा इसने इसको खींचा, तो मैं इस पे टी कितना लग रहा है वो निकालने के लिए पुली पे टी निकाल लेता हूँ। इज दैट क्लियर? इट विल बी द सेम थिंग। इज दैट क्लियर? तो हम पुली पे ही कंसंट्रेट करते हैं, पुली का एपीडी बनाते हैं। पुली पे इधर एक टी लग रहा होगा जो आगे जाके ब्लॉक पे लग रहा होगा, एंड दिस इज आवर रेस्टोरिंग फोर्स, एक्स्ट्रा फोर्स, रेस्टोरिंग फोर्स। डू यू एग्री विद दिस? अगर यहाँ पर टी लग रहा है तो इस तरफ दो फोर्सेस आएगा, एक स्प्रिंग का फोर्स आएगा, एक रस्सी का फोर्स आएगा। इज दैट क्लियर? स्प्रिंग कितना एक्सटेंड हो गया 2x, तो स्प्रिंग कितना फोर्स लगाता है k × 2x। रस्सी कितना लगाएगा? बहुत लोग इसमें डाउट होता है, रस्सी कितना लगाएगा? ये तो सबको समझ में आ जाता है, सर यहाँ पर स्प्रिंग है, स्प्रिंग एक्सटेंड हो चुका है, k 2x लगा देगा। इस तरफ कितना लगेगा? ये तो रस्सी का कनेक्शन है। देखो प्रभाल इधर, वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने हमेशा कहा है तुमको कि अगर तुम्हारा रस्सी मासलेस होता है तो उसके हर जगह पर टेंशन का वैल्यू क्या होगा? सेम। ये स्प्रिंग एंड रस्सी देयर मासलेस सिस्टम, अगर स्प्रिंग में जितना टेंशन फोर्स होगा रस्सी में भी उतना ही टेंशन फोर्स होगा। और अगर तुम कह रहे हो कि सर स्प्रिंग में फोर्स कितना है k 2x, तो रस्सी में भी उतना ही फोर्स होगा k 2x। तो यहाँ पर भी कितना लगेगा? टेंशन का वैल्यू रस्सी में कितना होगा? k 2x ही होगा, बिकॉज स्प्रिंग अलॉन्ग विथ रस्सी इज ए मासलेस सिस्टम, एंड मासलेस सिस्टम में हर जगह पर टेंशन का वैल्यू क्या होता है? सेम। एक जगह का पता है तो दूसरे का भी उतना ही होगा। एक जगह का अगर k 2x है दूसरे का भी क्या होगा? k 2x ही होगा। समझ में आ रहा है? इज दैट क्लियर? पक्का? सो इन दिस केस बात को समझो, ये मासलेस है, पुली भी मासलेस है, बोलो ना, इवन दो इट इज मूविंग। बात को समझो, एक्चुअली सब एनएलएम में आता है, एफ नेट एम ए होता है, बोलो ना। पुली अगर मासलेस है, क्या बोला मैंने? पुली अगर मासलेस है तो एफ नेट का वैल्यू भी क्या होगा? विच मीन्स ऊपर का फोर्स एंड नीचे का फोर्स शुड बी इक्वल। पहले भी किया था हमने, एनएलएम में किया था ना। हाँ, टी टी ये कितना होता है? 2t होता है। तो यहाँ पर हम t का वैल्यू क्या लिख सकते हैं? 4kx, राइट? इज द फोर्स प्रोपोर्शनल टू x, बिकॉज यही t ब्लॉक पे लग रहा है। अभी ब्लॉक को देखो, फॉरगेट अबाउट एवरीथिंग। ब्लॉक पे कितना फोर्स लग रहा है ऊपर की तरफ? 4kx। ये क्या है? दिस इज आवर रेस्टोरिंग फोर्स। समझ में आया? देन वी शैल रिपीट द सेम प्रोसेस। t को हम क्या लिख देंगे? m × k। माइनस लिखना चाहो तो माइनस लिख सकते हो, ये सिर्फ तुमको ये बताएगा कि ये क्या है? रेस्टोरिंग इन नेचर है। तो हमने -4kx लिख दिया। टेक्निक क्या सिखाया था? -x/a को एक तरफ लेके आ जाओ, यहाँ पर क्या आ जाएगा? m/4k, और टाइम पीरियड का वैल्यू कितना होगा? 2π m/4k। दिस इज द आंसर। बहुत कुछ सीखने लायक चीज़ है इस क्वेश्चन। एक तो फ्यूचर देखो, फिर चेंज इन लेंथ का कंसेप्ट आता है, फिर ये कंसेप्ट आता है कि ये जो चेंज इन लेंथ है वो कौन प्रोवाइड करेगा? सिर्फ स्प्रिंग, रस्सी नहीं प्रोवाइड करेगा। फिर नेक्स्ट ये कंसेप्ट आता है कि स्प्रिंग में k 2x होगा तो रस्सी में भी k 2x होगा, बिकॉज एक ही सिस्टम है, मासलेस है, राइट? और उसके बाद ये आता है कि भाई इस पर जो टेंशन लग रहा है इस पर भी वही टेंशन लग रहा होगा, तो यहाँ पर t का वैल्यू निकालो और वही t यहाँ अप्लाई कर दो, और उस t का वैल्यू प्रोपोर्शनल क्या आ गया? x के प्रोपोर्शनल आ चुका है। इज दैट क्लियर? उसके बाद हम टाइम पीरियड निकाल सकते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में हम इसको शिफ्ट कर देंगे -x/a। नेक्स्ट विल टॉक अबाउट एंगुलर एसएचएम। एग्जैक्टली सेम है। वहाँ पर रेस्टोर कौन करता था? लीनियर एसएचएम में फोर्स करता था। एंगुलर एसएचएम में वही रेस्टोरेशन का काम कौन करेगा? टॉर्क करेगा। क्या बोलने वाला था? क्या करेगा? टॉर्क करेगा, राइट? यहाँ पर सबको स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन दिख रहा है, राइट? द लोएस्ट पॉइंट इज द स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन। अगर वहाँ से मैं इसको लेके यहाँ छोड़ दूँ, वो बार बार इधर आना चाहेगा। इज दैट क्लियर? और यहाँ पर रेस्टोरिंग फोर्स नहीं लगता, यहाँ पर रेस्टोरिंग टॉर्क लगता है, राइट? तो सबसे पहले इसके फोर्सेस क्या देख लेते हैं। एक तो mg हो गया, एक तो टेंशन t हो गया। इफ आई टेक दिस एज माई एक्सिस, द ओनली फोर्स विच इज केपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग टॉर्क इज mg।
बिकॉज टेंशन इज पासिंग थ्रू द एक्सिस, राइट। और mg का टॉर्क क्या लगेगा, मैंने बताया था, अपने दिमाग में लाइन ऑफ एक्शन ऐसे बना दो और इससे ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वही है लीवर आर्म। और भूलो मत ये थीटा बहुत ही छोटा है, बोला था ना, FHM is only valid for small displacements, whether it is linear, whether it is angular, the logic stays the same, ठीक है ना। तो अगर इसका लेंथ L है, कहना इससे इसका लेंथ L sin थीटा होगा, बोलो ना भाई, ये L है, इसका horizontal component L sin थीटा, and this is our lever arm, यही है ना हमारा लीवर आर्म। अच्छा एक बात बताओ, ये mg टॉर्क किधर प्रोड्यूस कर रहा है, क्लॉकवाइज, हाँ जो भी है इस सेंस में प्रोड्यूस कर रहा है। अगर ये बॉब इधर चला आता है तब mg इधर लगेगा, ध्यान देना, कम ऑन ध्यान देना, इधर लग रहा है और इस पे टॉर्क कैसा लग रहा है, इस तरफ। इफ आई टेक दिस एज द एक्सिस, मतलब बॉब उधर जा सकता है लेकिन टॉर्क उसको रिटर्न इधर लेके आना चाहता है। बॉब इधर जा सकता है लेकिन टॉर्क उसको रिटर्न इधर लेके आना चाहता है। और बॉब एक बार यहाँ पहुँच जाए तो और टॉर्क नहीं लगता। जैसे कि मीन पोजीशन में फोर्स 0 होता था, यहाँ पर मीन पोजीशन में टॉर्क 0 हो जाएगा, बिकॉज ध्यान से देखो ये mg एंड दोनों टेंशन बोथ ऑफ देम आर पासिंग थ्रू द एक्सिस ऑफ रोटेशन, एग्जैक्टली सेम है। फोर्स को लेकर तुमने जैसा डिस्कशन किया था, टॉर्क को लेकर भी हम एग्जैक्टली वैसा ही डिस्कशन कर रहे हैं। यहाँ पर भी एक मीन पोजीशन होता है, वहाँ पर भी मीन पोजीशन होता है, वहाँ पर नेट फोर्स 0 होता है, यहाँ पर नेट टॉर्क 0 होता है। वहाँ पर फोर्स रेस्टोर करता है, यहाँ पर टॉर्क रेस्टोर करता है। फोर्स हमेशा स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन की तरफ पॉइंट करता है और टॉर्क का सेंस भी हमेशा स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन की तरफ ही है। तो नया तो कुछ है नहीं। वहाँ पर हम -x/a को लेफ्ट हैंड साइड में आइसोलेट करते थे। x का काउंटर पार्ट इन एंगुलर मोशन क्या है, थीटा। डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, अरे, और a का काउंटर पार्ट क्या है, अल्फा। तो वहाँ पर हमने किसको आइसोलेट किया था, -x/a को। यहाँ पर हम किसको आइसोलेट करेंगे, θ/α को। बात समझ में आया। तो अभी हम क्या करते हैं, लेट अस से भी थीटा एंगल पे टॉर्क कितना लग रहा होगा। टॉर्क इन दिस केस इज -mg इनटू लीवर आर्म कितना होगा, L sin थीटा। यू एग्री विद दिस? डू यू आल्सो नो दिस कि अगर थीटा बहुत छोटा होता है तो हम sin थीटा को थीटा लिख सकते हैं। यहाँ नहीं चाहिए फिर भी बता के रख रहा हूँ, tan थीटा को भी मैं थीटा बोल सकता हूँ। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पर टाउ को हम क्या लिख सकते हैं, I × α, और यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, -mgl sin थीटा को हम थीटा लिख सकते हैं। अच्छा, इसको हम पॉइंट मास मानेंगे। ये एक्सिस है, एक पॉइंट मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला होता है mr²। यहाँ पर अगर ये m है, ये एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, तो हम ml² लिख देंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया। बोलो ना। तो I की जगह हमने क्या लिख दिया, ml² इंटू अल्फा, दैट इज -mg l इंटू थीटा। आराम से इसको काटो, एक L गया, स्क्वायर गया। जिंदा कौन है, L अल्फा। यहाँ पर कौन है, G थीटा। क्या टेक्निक से क्या था, -θ/α को एक तरफ आइसोलेट करो और यहाँ पर क्या आ गया, L/G, और जो भी आता है उसको √ओवर के अंदर चुपचाप डाल देना है, 2π√ओवर ऑफ L/G, द फेमस फॉर्मूला फॉर टाइम पीरियड, T = 2π√ओवर ऑफ L/G। इसमें नया कुछ भी नहीं है, नथिंग नहीं। फोर्स का काउंटर पार्ट टॉर्क, राइट। रेस्टोरिंग फोर्स होता है, रेस्टोरिंग टॉर्क होता है। एवरीथिंग एल्स इज द सेम, फिलोसॉफी इज द सेम। हमने -x/a को आइसोलेट किया था, यहाँ पर हमने किसको आइसोलेट किया, -θ/α को। आई डोंट थिंक कि तुमको तुम्हारे लिए डिफिकल्ट होना चाहिए, इट्स सिंपल, राइट। अभी एक तुम्हारे बुक में लास्ट कंसेप्ट है डैम्प्ड ऑसिलेशंस। देखो हमने जब तक डिस्कस किया, स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम डिस्कस किया, तब हमने ये नहीं माना कि ज़मीन का फ्रिक्शन है। माना क्या, हमने ये नहीं माना कि हवा भी उस पर ड्रैग फोर्स लगा रहा होगा, कुछ नहीं माना। दिस आर ऑल आइडियलाइज्ड केसेस। अभी जो हम केस डिस्कस करने वाले हैं ये और ज़्यादा प्रैक्टिकल है, बिकॉज यहाँ पर हम डैम्पिंग इफेक्ट कंसिडर करेंगे। डैम्पिंग मतलब जस्ट सोचो कि ये जो प्लास्टिक का बॉल का वाला एग्जाम्पल दिया था, पानी में डूबा हुआ है, जब इसको प्रेस करके छोड़ दूंगा ऊपर नीचे क्यों करेगा, बिकॉज ऑफ फोर्स ऑफ बायंसी। मैं करके दिखाऊंगा आगे जाके कि फोर्स ऑफ बायंसी जो है वो रेस्ट्रेनिंग फोर्स का पार्ट प्ले करता है। पर रियल लाइफ में फोर्स ऑफ बायंसी के साथ साथ इसमें लिक्विड में है तो ड्रैग फोर्स भी लगेगा। और याद है ना, ड्रैग फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। स्फीयर के लिए 6π∗v था, राइट। तो हमने अभी उस फैक्टर को भी इंट्रोड्यूस कर दिया। भाई एक रेस्टोरिंग फोर्स kx तो लगेगा ही, राइट। उसके साथ साथ और एक नया फोर्स भी लगेगा उसके साथ, वो क्या है,
another force which is proportional to what? Velocity. Proportionality साइन हटाया हमने, एक माइनस भी लिख दिया. माइनस इसलिए लिखा बिकॉज वो जो फोर्स है वो एक डैम्पिंग फोर्स है और वो तुम्हारे मोशन को क्या कर रहा होगा? अपोज कर रहा होगा. ठीक है, तो अभी छोटा सा चेंज क्या है, जो रेस्टोरिंग फोर्स का एक्सप्रेशन होगा kx तो आएगा, उसके साथ एक नया फैक्टर भी ऐड हो जाएगा, दैट इज व्हाट? माइनस bv ड्यू टू द डैम्पिंग इफेक्ट. ठीक है ना. उसके बाद सिंपल कैलकुलेशन है. एफ को हम क्या लिख सकते हैं? मास इनटू एक्सीलरेशन. एंड एक्सीलरेशन इज यू नो डबल डिफरेंशिएशन ऑफ पोजीशन. अच्छा, माइनस bv को इस तरफ लेके आएंगे तो प्लस vv. वेलोसिटी को हम क्या लिख सकते हैं? dx बाई dt. और यहाँ पर लास्ट में kx लिख दिया. ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन, पहले भी बताया था ना SHM के स्टार्टिंग में. ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है और इसका सॉल्यूशन हम गैस करके नहीं लिख सकते, सॉल्व करना पड़ता है और सॉल्यूशन तुमको चाहिए नहीं, तो हमने इसलिए तुमको डायरेक्टली आंसर बता दिया कि अगर हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, हमको कैसा फंक्शन मिलेगा. बिकॉज लास्ट क्लास में मैंने तुमको समझाया था, ये लास्ट हो गया पहले क्लास में, कि अगर डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन एक फंक्शन होता है. क्या हो गया? एक डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन एक फंक्शन होता है, तो जो फंक्शन मिलेगा वो ऐसा होगा. ये रटना है इसको, तुमको क्वेश्चन आता है इसमें. x इक्वल टू a नॉट e टू द पावर ऑफ माइनस bt बाई ट्वाइस m cos ओमेगा डैश t प्लस 5. उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये, बहुत बार जे मेंस में आया, इस बार भी आएगा. समझ किसी ना किसी शिफ्ट में तो पूछेगा ही एम्पलीट्यूड. तो ये जो एम्पलीट्यूड है, दिस इज द टॉपिक ऑफ कंसर्न. बिकॉज ये अगर ऑब्वियसली एम्पलीट्यूड है, बिकॉज कॉस का फंक्शन +1 हो या -1 हो, एक्स का मैक्सिमम वैल्यू तो यही होगा ना. लेकिन देखो ये जो एम्पलीट्यूड है ये भी टाइम डिपेंडेंट है. पहले SHM में एम्पलीट्यूड क्या होता था? प्लस ए टू माइनस ए, प्लस ए टू माइनस ए, कॉन्स्टेंट होता था. यहाँ पर जो एम्पलीट्यूड है वो कांस्टेंट नहीं है, वो किस पे डिपेंड कर रहा है? टाइम पे डिपेंड कर रहा है. और ध्यान से एक्सप्रेशन को देखो, दिस इज एन एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग फंक्शन, e टू द पावर माइनस है. एज टाइम इंक्रीजेस, दिस क्वांटिटी दैट इज द एम्पलीट्यूड, दिस क्वांटिटी दिस वैल्यू इज गोइंग टू डिक्रीज. समझ में आया? पहले अगर इतना ऑसिलेट कर रहा था, फिर थोड़ा कर फिर कम होते रहेगा. एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन क्या होगा? डिक्रीज होना चालू होगा. और वो कैसा डिक्रीजिंग है? एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग है. b क्या है? b dx बाई dt का कोफिशिएंट है. और m क्या है? m d स्क्वायर x बाई dt स्क्वायर का कोफिशिएंट है. देखो ये इतना इंपॉर्टेंट है ना, आगे जाके तुमको क्लास 12 में LC ऑसिलेशंस मिलेगा, जो तुमको कुछ समझ में नहीं आएगा अभी. उसमें भी यही कंसेप्ट फिर से यूज होता है. मतलब यहाँ पर जैसे कि ड्रैग फोर्स डैम्पिंग इफेक्ट काम क्रिएट कर रहा है, वहाँ पर रेजिस्टेंस करता है. जैसे कि ड्रैग फोर्स एनर्जी को निकाल ले रहा है सिस्टम से, तो अगर इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में रेजिस्टेंस वही काम करता है. रेजिस्टेंस क्या करता है? एनर्जी को हीट के फॉर्म में सर्किट से बाहर भेज देता है. इतना तो समझ में आ ही रहा होगा ना. रेजिस्टेंस हीट प्रोड्यूस करता है. तो यहाँ पर ड्रैग फोर्स जो काम कर रहा है, वहाँ पर रेजिस्टेंस वही काम करेगा. वहाँ जाके फिर से यही इक्वेशन आने वाला है. तो उस वाले टाइम में b क्या होगा, m क्या होगा, ताकि तुमको कन्फ्यूजन ना हो, इसलिए अभी से बता के रख रहा हूँ. b क्या होगा? dx बाई dt का कोफिशिएंट b होगा. और m क्या होगा? d स्क्वायर x बाई dt स्क्वायर का कोफिशिएंट. क्योंकि तब जाके तुमको ऐसा ही एक एक्सप्रेशन मिलेगा. समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? ऐसा ही तब x के जगह q आ जाएगा. x की जगह क्या आ जाएगा? q चार्ज. तब यहाँ पर q इक्वल टू q नॉट लिखोगे. q नॉट इज द मैक्सिमम चार्ज. एंड e टू द पावर ऑफ माइनस b के जगह कुछ और फैक्टर आ जाएगा, m के जगह कुछ और फैक्टर आ जाएगा. लेकिन एक्सप्रेशन कभी भी चेंज नहीं होगा. इसलिए मैं बता के रख रहा हूँ, इससे क्वेश्चन आया हुआ है. समझ में आया? इस पे स्पेशली वेरी इंपॉर्टेंट. 99% ऑफ द क्वेश्चन जो आया है इसी पे पूछा गया है. ये तुमको अच्छे से याद रखना है. क्या याद रखना है? सर एम्पलीट्यूड तो क्या है? डिक्रीज करेगा, अगर एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करेगा. और उसका एक्सप्रेशन याद रखना है. ओमेगा डैश का वैल्यू इतना होता है, याद रखना पड़ेगा. इसका डिराइवेशन नहीं है. k बाई एम माइनस बी स्क्वायर बाई 4m स्क्वायर. ओमेगा डिक्रीज हो गया ना. अगर आइडियल SHM होता तो सिर्फ k बाई एम होता. अभी माइनस एक फैक्टर आ गया, ओमेगा डिक्रीज हो गया तो टाइम पीरियड बढ़ गया. वो धीरे धीरे मूव कर, ऑब्वियसली धीरे मूव करेगा, बिकॉज अभी अपोज करने वाला एक नया फोर्स आ गया. अगर उसके मूवमेंट को अपोजिशन मिल रहा है, वो तो धीरे धीरे मूव करेगा ना. तो द टाइम पीरियड इज गोइंग टू इंक्रीज. ये देखो टाइम पीरियड का फॉर्मूला. नीचे वाला टर्म डिक्रीज हो गया तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा. द सिस्टम इज गोइंग टू मूव स्लोअर. राइट? दिस इज ऑल अबाउट डैम्प्ड ऑसिलेशंस. ठीक है, समझ में आ गया?